हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन को सीखा था। इनमें हमने ये 6 केसेस देखे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हो तो उसका इमेज हमें फोकस पे मिलता है। नेचर कैसा होता है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर उसकी साइज की बात करें, कंपेयर करें कि हमारे ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज के साइज में क्या डिफरेंस है, तो हमने देखा था कि ये बहुत ही छोटा इमेज बनता है। हमने ये देखा था कि एक बिल्कुल पॉइंट साइज का इमेज हमें देखने को मिला था एट फोकस। ये चीज़ हमने देखी थी। इसी तरह अगर सेकंड केस की बात करें, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो इमेज हमें मिला बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। फिर हमने अगर कहा कि नेचर ऑफ इमेज क्या था, तो हमें सेम नेचर मिला जो कि था रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर रिलेटिव साइज की बात करें तो हमें डिमिनिश छोटे साइज का एक इमेज मिला था अगर कंपेयर करें ऑब्जेक्ट की साइज को और इमेज की साइज को। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, जस्ट हमने इसे टेबल फॉर्म में समराइज किया है ताकि अगर आप चाहें तो आपको एक जगह ये चीज़ें मिल जाए। फिर हमने देखा जब हमने ऑब्जेक्ट अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज का इमेज मिल रहा था। फोर्थ केस में हमने देखा जब हमने इमेज को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज की पोजीशन हमें मिली बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज मिला हमें, मैग्नीफाइड। जो ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का साइज उससे बड़ा मिला था हमें, तो हमने वर्ड यूज किया मैग्नीफाइड, या इसे ही हम इनलार्ज्ड कह रहे थे। फिफ्थ केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज हमें इन्फिनिटी पे मिलती है। नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर साइज की बात करें तो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़े साइज का इमेज हमें मिला था। और लास्ट केस में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच रखें तो इमेज हमें बिहाइंड द मिरर मिला था, देखा था हमने। और हमने देखा था कि नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है। जब मिरर के पीछे इमेज बने तो हमने कहा था कि वो कैसा इमेज होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा। और इरेक्ट मतलब इरेक्ट या अपराइट एक ही बात है, ऐसा हमें नेचर मिला। और साइज क्या था, मैग्नीफाइड। ये वो चीज़ें थी जो हमने कल देखी थी या लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। आज इसी में अगला पार्ट हम देखने जा रहे हैं। ये हमने क्या देखा, इन कॉनकेव मिरर, है ना, ये सारी चीज़ें हमने कॉनकेव मिरर में देखी। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के साथ अलग अलग पोजीशन पे रखें तो हमें इमेज की पोजीशन क्या मिलेगी, उनके नेचर क्या होंगे, और यही सारी चीज़ें हमें देखनी है कि उनके साइज पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यही सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं किनके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही सारी प्रोसीजर। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमने देखा था। अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर हम इसे इंटरनल साइड पे पॉलिश कर दें और इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए तो ये हमारा कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी हमें, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम अगर इसके स्फीयर को कंसीडर करें तो इसका स्फीयर कुछ ऐसा रहा होगा। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं रहा होगा और फोकस इनके बीच में कहीं यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस पे फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट कर दिया, लोकेट कर दिया। ठीक है, इतनी बातें। अब इनमें एक पोजीशन हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। फर्स्ट केस देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, इन्फिनाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा पोल है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इस डिस्टेंस में कहीं पे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो हमने देखा था
कॉनकेव मिरर के केस में भी कि इन्फिनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो वहां से दो पैरेलल लाइन्स ही हमें देखने को मिलती हैं। तो हम समझ लेते हैं कि एक लाइन इंसिडेंट रे ये आई और इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। और इसी तरीके से एक पैरेलल लाइन इन्फिनाइट से ये आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसी चली गई, ठीक। हमने क्या कहा था, जब रिफ्लेक्टिंग जो रेज हैं वो एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां हमें हमारा इमेज मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि रिफ्लेक्टिंग रे एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएंगे अपने लाइन ऑफ प्रोपोगेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा था कॉनकेव मिरर के केस में भी कि जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे तो हम इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे थे। अगर हम इन्हें बैकवर्ड ऐसा एक्सटेंड करें तो ये फोकस से होके गुजरेगी, और इसे भी अगर ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये भी फोकस से होके जाते हुए हमें दिख रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइन कहीं ना कहीं फोकस पे ही इंटरसेक्ट करेंगी, और ये बात सही भी है क्योंकि हमने जब इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल बताया था आपको तो उसमें हमने फर्स्ट लॉ यही बताया था, फर्स्ट रूल हमने आपको यही बताया था कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके उसे जाना पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसे निकल गई और फोकस इधर है, तो अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये अगर गई होगी तो फोकस से ही गई होगी। तो हमें देखने को क्या मिला कि फोकस पे ही ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है। इसका मतलब इमेज कहाँ पे मिलेगा हमें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हमारे इमेज की कुछ बातें हैं जो हम देख लेते हैं। पहली चीज हम लोकेशन बता रहे थे, इसमें भी लोकेशन बता देते हैं। कहाँ पे मिल रहा है हमें इमेज की लोकेशन, इमेज हमारा मिल रहा है एट फोकस, ठीक। दूसरी चीज साइज बताते थे, बहुत ही छोटा मिल रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज का मिल रहा है। आप चाहें तो पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बताते हैं हम इसके बारे में कि ये रियल है या वर्चुअल है। हमने क्या कहा था, अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर एक्चुअल में तो हमें रियल इमेज मिलती है, और अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट ना करें बट दे अपेयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर तो हमें वर्चुअल इमेज मिलती थी। यहाँ पे एक्चुअल में कट तो नहीं किया इन्होंने हमें ऐसा लगा कि ये अगर यहाँ से गए होते तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इस केस में हमें कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज मिलेगी, और सिंस वर्चुअल मिलेगी तो ये इमेज कैसी होगी, सीधी, जिसे हम कह रहे हैं अपराइट, या इसी को इरेक्ट इमेज भी कह रहे हैं, ठीक है। क्या देखा हमने, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, फोकस पे इमेज मिली, कैसी मिली, ऐसी मिली। क्यों मिली, क्योंकि डायरेक्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, हमने इसे एक्सटेंड किया तो हमें पता चला कि ये पीछे कहीं ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। अच्छी बात क्या है कॉन्वेक्स मिरर में कि हमें कम केसेस पढ़ने हैं। क्यों, कॉनकेव केसेस में हमने क्या देखा था, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनाइट, ऐसा कुछ। लेकिन इमेज तो इसमें इधर ही, ऑब्जेक्ट तो हम इधर ही रख रहे हैं, तो एक तो इन्फिनिटी रख दिया और दूसरा क्या रख सकते हैं कि इन्फिनिटी के अलावा किसी भी एक लोकेशन पे, पोल के पास, पोल से दूर, कोई भी, क्योंकि इधर तो ऑब्जेक्ट हम रख नहीं रहे, ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग साइड रख रहे हैं। तो सिर्फ इसमें दो ही केस बनते हैं। पहला केस हमने देख लिया कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो हमारा, दूसरा देखेंगे जब इन्फिनिटी के अलावा किसी भी लोकेशन पे हो, है ना, इन्फिनिटी के अलावा किसी भी लोकेशन पे हो, सब जगह पे सेम ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम एक वो केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस हम देखने जा रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस के अलावा किसी और डिस्टेंस पे रखा होगा। इन्फिनाइट देख लिया हमने, अब हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस अदर देन
इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट के अलावा किसी और डिस्टेंस पे होगा, किसी भी डिस्टेंस पे, तो हमें सेम केस ही मिलने वाला है। तो पहले तो हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा, तो एक आर्क बना देते हैं हम, बन गया हमारा। इसे हम इन साइड से पॉलिश कर देते हैं और एक हमने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक हमें पोल देखने को मिलेगा, एक फोकस देखने को मिलेगा और इतनी डबल डिस्टेंस पे एक हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हमने क्या कहा कि इन्फिनाइट के अलावा किसी भी एक लोकेशन पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमने समझ लिया कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक, वही 3 रूल्स हैं हमारे पास। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, और या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटने वाली है। ठीक, तो पहली चीज एक बार फॉलो करके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम यहां से एक पैरेलल लाइन लाएं, एक पैरेलल इंसिडेंट रे लाएं, तो ये इंसिडेंट रे हुई और ये इस डायरेक्शन में कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, लेकिन जब हम इसे, अब हम समझ चुके हैं कि इसे हमें एक्सटेंड करने वाले हैं, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इसे हम बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमें ऐसा लगेगा देख के कि फोकस से होके गुजर रही है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने जस्ट एक ऑब्जेक्ट लिया, इंसिडेंट रे बनाई और उसे रिफ्लेक्ट किया, और उसे जब बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये फोकस से होके गुजरेगी। ठीक, अब दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, तो हमें ये वाली चीज़ में कोई कंडीशन देखने को मिल नहीं रही। तो तीसरी बात हम एक और चीज़ जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इसे पास कराएं तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्या कहना चाहिए, अलाइन लाइन से ये वापस जाती हुई हमें दिखेगी। होता क्या है कि हमें कॉनकेव में बिल्कुल एग्जैक्ट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे चीज़ें हमें एक्सटेंड करनी पड़ती हैं। तो अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन निकालनी हो तो हम ऐसी एक लाइन इंसिडेंट कराएंगे और इसी पाथ को फॉलो करते हुए वो लाइन रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, फिर हम क्या जानते हैं कि जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहीं पे हमें इमेज मिलने वाली है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला रिफ्लेक्टिंग रेज का, तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा, ये ए और ये बी। इमेज ऐसी थी तो हमने इसको डैश कर दिया ऑब्जेक्ट से, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। कुछ नहीं था, क्या किया हमने, एक पैरेलल लाइन लाई, रिफ्लेक्ट किया, लेकिन हमें ये पता है कि पैरेलल लाइन तो फोकस से होकर जाती है, तो उसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो फोकस से गई। एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से हमने ड्रॉ की, जिसे हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, और उसे उसी पाथ में रिफ्लेक्ट करा दिया, और हमें पता है कि वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाने वाली थी, तो हमने एक्सटेंड किया तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई दिख रही है। और जहां पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है वहां पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। इतनी चीज़ें हम जानते थे, इतनी चीज़ें हमने कर दी। अब चीज़ें नहीं रह जाती कुछ ज़्यादा टफ, बस हमें अब इनके इमेज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो वो तो आप समझ ही चुके हैं कि हमें क्या लिखना है। पहली चीज़ हम लोकेशन लिखते हैं, तो लोकेशन कहाँ आएगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा कहीं और रखा हुआ है, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे, अगर इसे हम थोड़ा सा करीब रखें या थोड़ी सी और दूर रखें, ये यही इन दोनों के बीच ही बनने वाला। किन दोनों के बीच, पोल और फोकस के बीच। तो हमारा इमेज कहाँ मिला हमें, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज की बात करें अगर तो छोटा सा मिला। और क्या बात करते हैं, रियल या वर्चुअल, मिरर के पीछे मिल रहा है, वर्चुअल। कैसा मिल रहा, अपराइट।
अब तो आप होशियार हो चुके हो, ये सारी चीज़ें हमने इतनी बार रिपीट की हैं कि आप समझ चुके होंगे कि कौन सी चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी इसमें, यही दो केसेस थे। पहला केस हमने देखा कि जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, और दूसरा केस हमने देखा कि जब इन्फिनिटी के अलावा कहीं और रखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ें थी जो हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पढ़नी थी इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब हम इनके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, किनके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के, कि ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती हैं, हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। पहले कॉनकेव देख लेंगे, फिर कॉन्वेक्स देख लेंगे, या दोनों साथ में भी देख सकते हैं। ठीक, क्या देखने जा रहे हैं हम कि एप्लीकेशन। ठीक, आप अपने से समझ जाओगे, बस हम आपको दो चीज़ें बताते हैं, आप खुद समझ जाओगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। कॉनकेव मिरर में हमने दो चीज़ें देखी हैं, बिल्कुल अगर बेसिक बातें करें तो दो ही चीज़ें हमें बार बार नोटिस करने को मिल रही हैं। पहली चीज़ क्या नोटिस करने को मिल रही है कि सारी रेज जो थी कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पे ही जाके मिल रही थी, जिसे हम फोकस कह रहे थे। एक चीज़ हमने ये देखी थी, और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि इमेज हमें हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा मिल रहा था। सिर्फ एक ये पॉइंट था जब हमें फोकस पे मिल रहा था, उसके अलावा एक सी पे सी के इक्वल मिल रहा था। उसके बाद किसी भी पॉइंट पे हम रख रहे थे तो हमें जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा मिल रहा था। ये दो चीज़ें हमें पता है। दूसरी चीज़ हम क्या कह सकते हैं, इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, इसी को हम मैग्नीफाइड भी कह रहे थे। ठीक है, तो बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमें ये पता करना है ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों को एक जगह फोकस कर सकें, सबको एक जगह सारी रेस को ले जाएं, या हमें जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उससे बड़े साइज का इमेज देखने को मिले। वो चीज़ें अगर आप समझ पाएंगे तो आप बड़ी ईजिली अपने से इसके एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं, आप उसी के हिसाब से और भी चीज़ें समझ लेंगे। पहली चीज़, हमने व्हीकल की हेडलाइट देखी है क्या? हेडलाइट क्या करता है, अगर ये हेडलाइट है तो ये कोशिश करता है हर जगह फोकस बिल्कुल एक जगह करे, ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर जो भी जहां पे भी हम पॉइंट करें हेडलैम्प को वो चीज़ें दिखाई दें। तो व्हीकल्स के हेडलैम्प जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर के ही बने होते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो सैलून्स में जो मिरर यूज होते हैं वो भी ऐसे ही कॉनकेव मिरर ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि उसके अंदर हमें हमारी बियर्ड जो है वो थोड़े से इनलार्ज दिखें, ठीक, ताकि आप इजीली शेव कर सकें। शेविंग मिरर्स जो होते हैं, अगर आप मेकअप मिरर की बात करें, बोले क्या बस लड़कों की वाली बातें बताएं, बियर्ड लड़कियों की बातें कौन करेगा, हाँ? तो मेकअप वाले मिरर्स की बात करें तो वहाँ पे भी सैलून में हमें कैसे मिरर देखने को मिलते हैं, कॉनकेव मिरर देखने को मिलते हैं। और एक दो अगर आप समझना चाहें तो जो डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है, आपने देखा होगा, एक ऐसी पाइपलाइन जैसी होती है और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर होता है, तो वो भी कैसा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन एग्जाम्पल थे आपके कॉनकेव मिरर के जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल हमें समझने हो तो हम क्या समझ सकते हैं। कॉनकेव में हमने क्या क्या देख लिया, कॉनकेव में हमने तीन एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि जब हेडलैम्प में गाड़ियों की हमें यूज़ करना होता है तो हम कॉनकेव यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि मेकअप वेकअप के लिए अगर यूज़ करना होता है तो हम कॉनकेव यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक और हमने देखा कि डेंटिस्ट के पास भी जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। अब इसी तरह हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल। ठीक है, किसके देखने वाले हैं वो, कॉन्वेक्स के।
तो ऐसे ही थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कॉन्केव में देखा सारी रेज एक जगह फोकस हो रही थी और इमेज हमारा बड़ा बन रहा था ऑब्जेक्ट से। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें सारी रेज एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। तो सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि इमेज हमेशा स्मॉलर बनती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो जहां जहां ऐसी चीजें हम रिलेट कर पाएंगे, जहां हमें ऐसी चीज चाहिए, ऐसी जरूरत महसूस होगी, वहां हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेंगे। अपन देखते हैं वो कौन सी जगह है जहां हम ऐसी चीजें महसूस करते हैं कि जिनकी जरूरत पड़ रही है। पहली जगह स्ट्रीट लाइट हमने देखी है क्या? स्ट्रीट लाइट्स में क्या होता है, जैसे कोई पोल है, यहां पे आपने स्ट्रीट लाइट लगा दी, तो हम क्या चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा रोशनी स्प्रेड करे, है ना, ताकि पूरी स्ट्रीट पे हमें रोशनी समझ में आए। तो स्ट्रीट लाइट पे हम जो मिरर यूज करते हैं वो कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक, इसी तरह दूसरी बात करें तो व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर्स, हमने देखा है कि जो व्हीकल्स के साइड में मिरर्स लगे होते हैं, अगर बाइक की बात करें या किसी फोर व्हीलर की बात करें, तो छोटे से मिरर लगे होते हैं। और कौन से होते हैं वो? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों? अगर सोचें ऑब्जेक्ट हमारा पीछे, हमारे कोई एक, हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और पीछे एक कोई ट्रक है, ठीक है, अपन ऐसा समझ लेते हैं कि ये कोई ट्रक है। और अगर हमने कॉनकेव यूज कर लिया तो इमेज तो उससे बड़ी बनने वाली है। तो इतनी बड़ी इमेज बनाने के लिए हमें मिरर भी बहुत बड़ा यूज करना पड़ेगा। तो हम वहां यूज करते हैं कॉन्वेक्स, ताकि ये जो बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है इसका एक छोटे साइज का इमेज हमें देखने को मिल जाए अपने मिरर में। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं कॉन्वेक्स मिरर के, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, जिसमें हमने पढ़ा एप्लीकेशन और उसमें हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के एप्लीकेशन देख लिए कि कहाँ ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी है इसका, लेकिन आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपके सिलेबस में बस फॉर्मूला है। तो हम वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम डेरिवेशन भी आपको करा देंगे। ठीक है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं अब? मिरर इक्वेशन आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, या इसी को मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक, होता क्या है ये होता है रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप होता है किनके बीच? अमंग फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। किनके बीच ये रिलेशन होता है? एफ से हमने जाना है कि फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं, यू से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को और वी से इमेज के डिस्टेंस को। कैसे? अगर कोई भी एक केस ले लें तो हम इजीली समझ लेंगे, है ना। एक कोई सा भी केस ले लेते हैं, इसका अलग से पूरा डेरिवेशन है, लेकिन अभी बस हम समझने के लिए कि फॉर्मूला आखिर बताता क्या है हमें वो समझना चाह रहे हैं, तो समझ लेते हैं। ये हमारा पोल, ये हमारा मिरर एक्स वाई, और हमने देखा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए बी। एक पैरेलल लाइन आई, इंसिडेंट रे जिसे कह रहे हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर गई। ठीक, और इसी तरह हमने एक और क्या चीज़ समझा है कि अगर कोई लाइन
फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होकर गुजर जाती है, ठीक। और जहां ये कट करेंगे वही हमारा इमेज बनने वाला है, ये बी तो ये बी डैश और ये ए डैश, ठीक। यहाँ पे हम अगर समझना चाहें तो ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हमारा है इमेज, और ये एफ तो आप जानते ही हैं, एफ हमारा क्या है, फोकस, ठीक। एफ हमारा है फोकस। अब इनके डिस्टेंस की बात करें तो वो समझ लेते हैं। हमने क्या साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी, तो हमें पता है कि सारी डिस्टेंस हम पी से मेजर करते हैं, ठीक। सारी डिस्टेंस हम पी से मेजर करते हैं। तो P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये हमें समझ में आ रही है क्या, P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये P और ये ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है, जिसे हम U से डिनोट करते हैं, ठीक। ये A डैश B डैश दिख रहा है, यही हमारा इमेज है। तो अगर इमेज की डिस्टेंस पोल से देखें तो ये है, और इसे हम V से डिनोट करते हैं। और ये तो आपको पता है कि फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमें पता है। तो इसी तरह अगर इन्हीं के सामने हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, है ना, ये डिस्टेंस वाली बातें कर रहे हैं, यहाँ जो हम चीज़ें मेंशन कर रहे हैं वो डिस्टेंस के करस्पॉन्डेंस मेंशन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, U कंसीडर करते हैं। इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, V कंसीडर करते हैं। और फोकस तुम्हें पता है पोल से मेजर करते हैं, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इन्हीं तीन के बीच रिलेशन बताता है हमारा मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे ये माइनस में हमने क्यों नहीं लिया, ये एक्चुअल में माइनस में ही लेते हैं। फाइनल डेरिवेशन जो है हमें वो ऐसा प्लस में मिलता है। जब हम इसे डेराइव करते हैं तो हमें ये चीज़ें माइनस में ही मिली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सारे माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। आप जितने चाहे उतने स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। तो बेटर होगा कि आप अभी इसे याद कर लें। डेरिवेशन चाहिए होगा, हम आपको डेरिवेशन करा देंगे, लेकिन आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा। क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको डेरिवेशन इसका प्रिपेयर नहीं करना है, आपके लिए फॉर्मूला ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये मिरर इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ें तो हमने नहीं लिखी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर इतनी चीज़ें आज हम रखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है आपका रिफ्लेक्शन के अंदर, जो कि है मैग्नीफिकेशन। वो अभी हम करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आज हम यहीं तक चीज़ें रखते हैं। कल एक छोटा सा टॉपिक आपका रह जाता है, वो हम कराएंगे। नाम क्या है उसका, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ये हम कल करेंगे। और ये मैग्नीफिकेशन कंप्लीट करने के साथ ही जिस चैप्टर का नाम हमारे क्या है, लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये मैग्नीफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बचता है रिफ्रैक्शन। तो वो चीज़ें हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। एक ही मैग्नीफिकेशन पढ़ लेंगे तो इसके साथ हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर थोड़ा सा आप जानना चाहें तो हम बता देते हैं होता क्या है मैग्नीफिकेशन। ये रेशियो होता है जो हमें इमेज मिली है उसकी हाइट का, और जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है इमेज फाउंड करने के लिए उसकी हाइट का। अगर आप कुछ यूज करना चाहें तो इसे हाइट ऑफ इमेज कह देते हैं, इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह देते हैं, जस्ट याद रखने के लिए। तो इनके रेशियो को ही मैग्नीफिकेशन कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें बची हैं, ये हम कल कर लेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही सही है, लेकिन इसे हम कल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन वाली चीज़ें बच जाएंगी जो हम आगे क्लासेस में कर लेंगे। तो अभी तक आप इतनी चीज़ें रिवाइज करिएगा अच्छे से। आपको वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने बताया
कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसके करस्पॉन्डेंस, और नेचर और साइज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये हमने बताया हुआ है कि कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद अगर आपको लास्ट में वो मेमोराइज करना है तो आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको लिख के आना है ना, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप एट अ टाइम बना लोगे। लेकिन अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है आपको टेबल मेमोराइज है तो आप टाइम बचा के सीधे ऑप्शन पे करेक्ट टिक कर पाओगे। जस्ट इसलिए हमने कहा कि आप मेमोराइज कर लेना अगर कर सकते हैं तो, वरना कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है। तो ठीक है, फिर आप इतनी चीज़ें रिवाइज करिएगा। कल हम आपको मैग्नीफिकेशन का टॉपिक भी कंप्लीट करा देंगे और इसी के साथ हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।